जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे लॉ ऑफ डिमांड। मांग का नियम क्या है, इकोनॉमिक्स का, बिजनेस इकोनॉमिक्स का। ठीक है, पार्ट 2 जो वीडियो ला रहे हैं, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाएंगे इसमें। और अगर टाइम रहेगा तो प्राइस डिटर्मिनेशन भी पढ़ा देंगे, कीमत निर्धारण भी पढ़ा देंगे। लेकिन हालांकि जो इस टॉपिक है टोटल ओनली मांग, ठीक है, मांग का नियम क्या है इस पे आधारित है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ डिमांड, कितने प्रकार के डिमांड होते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं अपने टॉपिक पर। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड अगर हम आप लोग को आसान भाषा में बता दें, लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, तो मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाती है, वही लॉ ऑफ डिमांड होता है। कैसी है, समझ पाए कि नहीं? मान लीजिए कीमत की मतलब, ठीक है, अगर ये 10 रुपये में है तो 10 लोग मांगने वाले हैं, लेकिन जैसे इसकी कीमत 20 रुपये होगी, मांग इसकी कम हो जाएगी। यही होता है लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन इसे डायग्राम से भी आप लोग को समझाएंगे, उसकी डिफिनेशन भी बताएंगे, और कितने तत्व होते हैं और कितने मतलब टाइप्स होते हैं, ये सब बताएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक्स पर। लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, हालांकि बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है उसी से हम चल रहे हैं। लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, इसमें क्या करना है, ठीक है, मांग का नियम क्या होता है ये बता दें पहले। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, ठीक है, प्राइस इज इंक्रीज, ठीक है, प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है, डिमांड ये डिक्रीज, ठीक है, प्राइस डिक्रीज लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। क्या होता है, किसी वस्तु की प्राइस जब इंक्रीज होता है तो डिमांड इज डिक्रीज इज ये लॉ ऑफ डिमांड। मांग का नियम यही बताता है कि मतलब किसी वस्तु को कीमत जब बढ़ता है तो उसकी मांग कम हो जाती है। ये क्या बताता है, मांग का नियम बताता है। मांग का नियम क्या बताता है, ठीक है, लेकिन कुछ इसके अपवाद हैं। हालांकि अपवाद ही है, यहाँ आप लोग को हम सर्टिफाइड करा दें। अपवाद जो होता है मतलब कोई वस्तु ऐसी होती है कि उसकी मांग बढ़ने पर लोग भी उसे खरीदते हैं, लेकिन ये अर्थशास्त्र का अपवाद है या मांग के नियम का अपवाद है। जैसे कालीन, एक पुराने ज़माने की चित्र होती थी, उसकी कीमत बढ़ने पर लोग उसे ज़्यादा खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? अपने घरों में लगाने के लिए, घरों में लगाने से जिसकी उसकी शोभा बढ़े, ठीक है, दिखाने के लिए, ठीक है। लेकिन हम ये अपवाद है, लेकिन जो मैंने इस पर अर्थशास्त्र मतलब मान्यताओं पर टिका, जो अंजप्शन है उसी पर टिका है अर्थशास्त्र, तो वो हमें नहीं चलना है, ठीक है। नहीं कुछ लोग पूछ रहे हैं यार इसकी मांग बढ़ने पर भी मांग बढ़ रहा है, आप कैसा नियम बता रहे हो, तो उन्हें यही बताना साधारण भाषा में कि जो अर्थशास्त्र मान्यताएं पर ही टिकी है, ठीक है। मान्यताएं हम लगा देंगे तो ये चीज़ नहीं, वो अपवाद है, ठीक है। दोनों में डिफरेंट समझ में आया, लॉ ऑफ डिमांड और डिक्रीजिंग ऑफ पावर, ठीक है। ये दोनों में आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्राइस जब इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होता है। अब ऐसे भी आप अगर केवल सिंपल समझाना हो तो प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है, डिमांड क्या हुआ, डिमांड डिक्रीज हुआ, ठीक है। प्राइस इंक्रीज होगा तो क्या होगी, इनकम हमारी, इनकम पर, प्राइस किस पे डिपेंड है, इनकम पर, ठीक है, इनकम पर, ठीक है, इनकम किस पे डिपेंड है, वैल्यू पर, ठीक है, वैल्यू पर, ठीक है। जो प्राइस है वो इनकम पर डिपेंड है, इनकम बढ़ने पर ही प्राइस अगर बढ़ेगी तो कुछ लोग भी डिमांड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जो साधारण नियम होता है, प्राइस इन इंक्रीज डिमांड इन डिक्रीज, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग, ये साधारण है, ठीक है। मांग का नियम यही बताता है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक आप लोग को कि नहीं समझ में आया? ना आया होगा तो फिर से समझा देंगे, बढ़िया समझाएंगे। जो अभी नेक्स्ट वीडियो बनाए थे उसमें आप लोग ने बढ़िया कमेंट किया, अच्छा लगा, और ऐसे कमेंट करते रहिए, आप लोग वीडियो जरूर देखा करें, ठीक है।
यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा हालांकि, ठीक है। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड क्या होता है इसके बारे में बता दें, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिमांड बताने से पहले ये बता दें क्या क्या तंत्र होता है जब मांग का नियम निर्धारित होता है। कि मांग, जैसे कोई वस्तु अगर 5,000 में है तो एक उपभोक्ता के पास अगर 5,000 है तो उसके लिए क्या निर्धारित है कि वो जाकर उस वस्तु को परचेज कर लेगा, खरीद लेगा, ठीक है। उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, तंत्र होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स होते हैं तत्व, जिसे कहते हैं तत्व, ठीक है। उस पर निर्धारित करता है, क्या करता है? उस पर निर्धारित करता है। कुछ तत्व होते हैं एलिमेंट्स ऑफ तत्व, ठीक है। क्या एलिमेंट्स होते हैं? जैसे, ठीक है, कंज्यूमर का क्या होना चाहिए? उपभोक्ता। उपभोक्ता के पास क्या होना चाहिए? क्रय करने की शक्ति। क्रय क्रय करने की शक्ति, ठीक है। वस्तु के प्रति इच्छा, वस्तु के प्रति इच्छा, ठीक है। प्लस इनकम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आय होनी चाहिए। अगर ये तत्व किसी उपभोक्तावाद या कंज्यूमर के पास है, ठीक है। इंग्लिश में लिख देना, तो आप लोग इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ाएंगे यार, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये है कंज्यूमर, उपभोक्ता जिसे कहते हैं। उपभोक्ता के पास अगर ये 3 गुण विराजमान हैं तो उस समय मांग का नियम कहलाएगा, ठीक है। उस समय क्या कहलाएगा? मांग का नियम कहलाएगा। प्यारे बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया समझ में? मांग का नियम कहलाया। अब इसे क्रय करने की शक्ति, ठीक है। क्या होता है? क्रय करने की शक्ति। अब क्या हो, उपभोक्ता के पास क्या होनी चाहिए? कैपेसिटी होना चाहिए, कैपेसिटी, ठीक है। क्रय करने की कैपेसिटी होनी, क्षमता होनी चाहिए। बाय द प्रोडक्ट, वस्तु को खरीदने के लिए, ठीक है, प्रोडक्ट होना चाहिए। वस्तु के प्रति क्या होना चाहिए? इच्छा होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, आय होना चाहिए, ठीक है। इनकम, ठीक है, इनकम होना चाहिए। अगर ये 3 तत्व किसी कंज्यूमर के पास अगर होते हैं तो क्या हुआ? इस समय मांग का नियम है, ठीक है। उस समय मांग का नियम है। ये तत्व मांग के नियम को निर्धारित करते हैं, ठीक है। ये किसी विशेष समय, ठीक है, इसमें टाइम भी आप जोड़ लीजिए, आय और समय, इसमें भी टाइम, ठीक है, टाइम, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? ठीक है, टाइम भी इसमें जोड़ते चलिएगा, क्योंकि किसी विशेष समय में, ठीक है। विशेष समय नहीं रहेगा तो क्या होगा प्यारे बच्चों? टाइम अगर बढ़ जाएगी तो लोग के पास इनकम भी बढ़ जाएगा। इनकम बढ़ जाएगा तो लोग ज़्यादा क्रय करने लगेंगे। लेकिन हम बताएं ना, आपको पहले ही बता दिए, अर्थशास्त्र किस पर टिका है? मान्यताओं पर ही टिका है, ठीक है। मान्यताएं पर टिका है, इसलिए समय अनिवार्य है, ठीक है। समय अनिवार्य है। ये समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है। ये 4 तत्व लिख लेना आप लोग मांग के नियम में, ठीक है, लिख लेना जरूर, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड भी डिफिनेशन भी बता दिए हैं। अब इसे मिटाते हैं और चलते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड के बारे में बताते हैं। टाइप्स ऑफ डिमांड के बारे में बताते हैं, ठीक है। क्या है प्यारे? टाइप्स ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ, ठीक है, टाइप्स ऑफ
टाइप्स ऑफ डिमांड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिमांड कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। गुड्स डिमांड, ठीक है, गुड्स डिमांड नहीं, सॉरी, डायरेक्ट डिमांड नहीं यार, थोड़ा गलत हो गई, सॉरी बच्चों, थोड़ा इनमें मिस्टेक हो गई है। गुड्स डिमांड, ठीक है, गुड्स डिमांड, मनी डिमांड, ठीक है, मनी डिमांड, डायरेक्ट डिमांड, डायरेक्ट डिमांड, ठीक है, इनडायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड क्या होता है, गुड्स डिमांड, मनी डिमांड और इनडायरेक्ट डिमांड, ये टाइप्स ऑफ प्रकार हैं, मांग के नियम के प्रकार हैं। अब गुड्स डिमांड क्या हुआ उसके बारे में बताते हैं। गुड्स डिमांड में क्या होता है प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है, वस्तुओं की मांग होती है। ठीक है, प्रोडक्ट, वस्तुओं की इसमें मांग होती है। क्या होता है, वस्तुओं की मांग होती है। ठीक है, किसी भी वस्तु की मांग होती है। वस्तु में बहुत चीज आते हैं, जितने भी दिख रहे हैं वस्तु में सब चीज आ जाते हैं, खाने पीने के लिए और अन्य, ठीक है, अन्य तत्व भी आते हैं। ठीक, खाने पीने, गैस सिलेंडर वगैरह वगैरह कुछ भी जो आते हैं अदरवाइज, ठीक है, वो वस्तुओं में आ जाते हैं। वस्तु में बहुत चीज़ को हम इंक्लूड करते हैं। साधारण मतलब एक दो बता देते हैं एग्जाम्पल वस्तु में, जैसे बेंच हो गया, बैग हो गया, खाने के लिए कुछ चीज़ हो गए, ठीक है, खाने के लिए कुछ चीज़ हो गई, जैसे स्प्राइट आप मांग ले 10 बोतल इस समय में मुझे चाहिए तो चाहिए, तो ये सब डिमांड के प्रकार ही हैं, उसमें गुड्स मतलब आता है। ठीक है, दूसरा क्या था, मनी डिमांड। मनी डिमांड, ठीक है, मनी डिमांड रिलेटेड टू कंज्यूमर। अब मनी डिमांड क्यों करते हैं भैया, पैसे की डिमांड क्यों करते हैं, क्यों मांग करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या था, पहले अर्थशास्त्र में, मतलब अर्थशास्त्र में नहीं, पहले के ज़माने में क्या था, पूरा प्राचीन काल में लोग बार्टर सिस्टम थी। बार्टर सिस्टम थी, वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, एक्सचेंज जिसे बोलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। वो क्या होता है भैया, देख लीजिए, जैसे आप पहले आप गाँव में रहते हैं तो आप लोग जानते होंगे, कोई भी अगर वस्तु खरीदें, ठीक है, उसके बदले में जैसे आप कोई सब्जी बेचने वाला, उसके बदले में आप गेहूँ दे दिए, ठीक है, और सब्जी ले लिए, ऐसे ऐसे जो होता था, मतलब बार्टर सिस्टम जिसे कहते हैं या एक्सचेंज कहते हैं, वो सब वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत आती थी। तो उसके महत्वपूर्ण दोष थे। मतलब मान लीजिए एक समय ऐसा है, किसी व्यक्ति को मतलब गेहूँ की मांग है और किसी को चावल की मांग है, लेकिन अगर दोनों व्यक्ति को गेहूँ की मांग है तो कैसे पूरा किया जाए, कैसे मापा जाए, कैसे मतलब मेजरमेंट इसका किया जाए, कैसे वैल्यू में मतलब ऐसे कैसे मतलब नापा जाए। ठीक है, तो इसके बारे में वस्तु विनिमय प्रणाली की जो कठिनाइयाँ थी उसको दूर करने के लिए, समझे कि नहीं, वस्तु विनिमय की जो मतलब कठिनाइयाँ थी, प्रणाली की कठिनाइयाँ थी सिस्टम की, उसे दूर करने के लिए हम मनी डिमांड करते हैं, मतलब पैसे की डिमांड करते हैं। क्यों करते हैं कि ताकि हम कोई साधारण चीज़ लें और उसका हम पैसा मूल्य में तौल सकें। जैसे आप 1 किलो टमाटर लिए, अगर 20 रुपये किलो, तो 20 रुपये आप उसे पे कर दिए, तो ये आसान हुआ कि नहीं। आप भी झोरा लेके गेहूँ लेके जाएंगे, मतलब 1 किलो टमाटर ले दो, 1 किलो ये ले लो, क्या जरूरत हो उसकी, ना जरूरत हो तो अर्थव्यवस्था ऐसे नहीं चलेगी। इसलिए लोग क्या करते हैं, मोने की डिमांड करते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, मोने की डिमांड करते हैं, नहीं मुद्रा की डिमांड करते हैं। ठीक है, मोने की डिमांड करते हैं। ये थी टाइप्स ऑफ डिमांड, डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड। देखो डायरेक्ट डिमांड क्या होता है बच्चों, एक समय में मांग लिया गया हो कोई चीज़। अगर मान लिया जाए, अगर 100 बोतल चाहिए पानी की, ठीक है, पानी की 100 बोतल चाहिए, पानी की 100 बोतल चाहिए, अगर 100 बोतल चाहिए समय में, ठीक है, समय में, एक ही समय, मतलब जैसे 1 घंटा चाहिए हमें,
1 घंटे में चाहिए, तो ये डायरेक्ट डिमांड होगा। अब इनडायरेक्ट डिमांड में जैसे 100 बोतल हमें पानी चाहिए, ठीक है, लेकिन हमें 10 दिन बाद या 20 दिन बाद दीजिए, ये इनडायरेक्ट डिमांड हो गया, ठीक है, इनडायरेक्ट डिमांड हो गया। ऐसे वो वस्तु विनिमय प्रणाली बता दिए, इसमें एक ही व्यक्ति मुद्रा का मतलब मांग तो नहीं, धीरे धीरे खत्म हुआ ना, धीरे धीरे वस्तु विनिमय प्रणाली या बार्टर सिस्टम धीरे धीरे ही खत्म हुआ है। उसके बाद ऐसे ये भी है, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो बताओ, हो तो बताओ, फिर ना हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। आया ना समझ में यहाँ तक? ना आएगा तो जरूर बताना, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों करके हम आप लोग को बताते रहेंगे, ठीक है। अब हमें कि इसका फिगर बना के आप लोग को समझाते हैं, और फिर रिलेशनशिप बता देंगे सप्लाई और डिमांड में। सप्लाई और डिमांड में क्या बताएंगे? रिलेशनशिप बताएंगे। रिलेशनशिप भी हम कंप्लीट आगे करा देंगे, नहीं तो दिक्कतें होती है ना धीरे धीरे, फिर वही पढ़ाएंगे, फिर आप लोग बोलोगे सर वही पढ़ा रहे हैं, इसलिए ना मतलब दिक्कतें ना हो, इसलिए पढ़ाते रहे, बताते रहेंगे आप लोग को, ठीक है। अब यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूँ आप लोग यहाँ तक, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब एक ये बताता हूँ मांग का नियम, ठीक है। पहले रिलेशनशिप बता दें, दोनों में इसमें कंप्लीट हो जाएगा। रिलेशनशिप, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई में रिलेशनशिप बता देते हैं भैया। क्या बता देते हैं? डिमांड एंड सप्लाई में रिलेशनशिप बता देते हैं आप लोग को, ठीक है। यहाँ क्या लिखें? प्राइस, ठीक है। यहाँ क्या लिखें? प्राइस। यहाँ क्या लिखें? डिमांड, ठीक है। यहाँ क्या लिखें? यहाँ क्या लिखें? सप्लाई, ठीक है। प्राइस, डिमांड, सप्लाई, ठीक है। अभी प्राइस है 2 रुपये, 4 रुपये, 6 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये, ठीक है। डिमांड है 100 यूनिट, 80 यूनिट, ठीक है, 60 यूनिट, 60 यूनिट, ठीक है, 60 यूनिट, अगर 6 रुपये 60 यूनिट, ठीक है, 40 यूनिट और 20 यूनिट, ठीक है। सप्लाई क्या है? 20 यूनिट, ठीक है, 40 यूनिट, ठीक है। और हम इसके बता देंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा रिलेशनशिप थोड़ा बताएंगे। रिलेशनशिप में आप देख लीजिए, लिखा क्या है? डिमांड एंड सप्लाई में रिलेशनशिप, प्यारे बच्चों, होता क्या है, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, अगर वस्तु की कीमत 2 रुपये है तो डिमांड कितना हो रही है? 100 यूनिट की हो रही है। ये आप लोग को नहीं समझ में आएगा, रुको रुको रुको, एक मिनट। ग्राफ डायग्राम बनाएंगे वहाँ तो आप लोग समझ जाएंगे जरूर, ठीक है। बस छोटा सा बनाएंगे आप लोग को समझाने के लिए, ठीक है। ठीक है, ये है हमारा, ठीक है। अब हम इस पे क्या लेते हैं? इस पे हम पराई ले लेते हैं, इस पे हम डिमांड ले लेते हैं, ठीक है। पराई जैसे है, ठीक है, यहाँ चलते हैं। 2 रुपये, 4 रुपये, 6 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये। डिमांड यहाँ से लेते हैं, ठीक है। डिमांड देखो, ये जो बिंदु है इस पे हम डिमांड लेते हैं, ठीक है। डिमांड में अगर वस्तु की कीमत देखो, डिमांड ले लेते हैं। डिमांड यहाँ से इस बिंदु पर हम क्या लेते हैं? डिमांड लेते हैं 20 यूनिट। यही एग्जाम्पल ले रहे हैं, देख लीजिए ये एग्जाम्पल 20 यूनिट, 40 यूनिट, 60 यूनिट, 80 यूनिट, 100 यूनिट, ठीक है, 100 यूनिट।
अभी हम कर्व बना रहे हैं, ठीक है। हम ये कर्व बनाए, थोड़ा इसे ऊपर कर देंगे ताकि आप लोग को समझ में। ये है वाई एक्स, ये है एक्स अक्ष। देखते रहिए, कोई दिक्कत ना हो, हम हट जा रहे हैं। ये क्या है, वाई अक्ष, ये है एक्स अक्ष। अब देख लीजिए आप लोग, थोड़ा रिलेशन नहीं बता रहे। अगर वस्तु की कीमत, ये प्राइस है, ये जान लेना, ये प्राइस वाली है, ठीक है, प्राइस या कीमत, ठीक है। अगर वस्तु की कीमत 2 रुपये है तो मांग 100 यूनिट की है, ठीक है। वस्तु की कीमत अगर 2 रुपये है तो मांग 100 यूनिट का है। फिर चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखो ठीक है, ठीक है। ये हालांकि थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है, ठीक है, डिमांड कम हो रहा है। क्या हो रहा है, डिमांड कम हो रहा है प्यारे बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया। वस्तु की कीमत बढ़ने पर अब एक अवस्था ये भी आ जाएगा, जब कीमत 10 रुपये हो जाएगी तो मांग केवल 20 यूनिट की बचेगी, ठीक है, 20 यूनिट की बचेगी। ये क्या है, ये वाला लाइन क्या है, डिमांड कर्व है, ठीक है। ये क्या है, डिमांड कर्व है, ठीक है, ठीक है। ये है डिमांड कर्व। समझ में आया कि नहीं आया, डिमांड कर्व ये है। यहाँ तक समझ में आ गया। देखो जैसे कीमत बढ़ा, डिमांड कम हो रही है। यही तो बताता है मांग का नियम। क्या बताया शुरू में, यही तो बताता है ना मांग का नियम। समझ में आया तक? क्या कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो बताओ। समझ में आया कि नहीं आया? अरे कोई, ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। अब यहाँ तो रिलेशनशिप में थोड़ा बता दे। वस्तु की कीमत अगर 2 रुपये है तो यूनिट कितनी, 100 यूनिट की मांग है, 100 यूनिट की मांग है, ठीक है। लेकिन सप्लाई 20 यूनिट की हो रही है। सप्लाई कह रहा है कि भैया, प्रोड्यूसर कह रहा है अगर हमें घाटा, मतलब डिमांड ज़्यादा होगी तो हम सप्लाई कम करेंगे। क्यों इससे प्राइस नहीं, ये सॉरी कह रहा है अगर प्राइस कम होगी तो हम सप्लाई कम करेंगे। फिर थोड़ा सा पढ़ा, फिर तो थोड़ा सप्लाई बढ़ाया। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वो सप्लाई बढ़ाते जाएगा, ठीक है। क्या होता है दोनों में, प्राइस नहीं, डिमांड और सप्लाई में क्या होता है, हमेशा निगेटिव रिलेशन होता है। ये याद रखिएगा, डिमांड और सप्लाई में हमेशा निगेटिव या ऋणात्मक संबंध होता है। आया कि समझ में नहीं क्या, ठीक है। दोनों में ऋणात्मक संबंध होता है। हालांकि बच्चों आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट, कोई दिक्कत होगा तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। और आप लोग को जिस वीडियो चाहिए, जिस टॉपिक पर चाहिए, वो हमें ज़रूर बताइएगा, उस पर हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ, हालांकि आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। एक बार पीछे देख लीजिए, बढ़िया से देख लो, ठीक है, मिटाना नहीं है, देख लीजिए बढ़िया से, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, तब तक के लिए।